किया जाए तो 3 से 4 प्रश्न लेखक और उनकी रचनाओं से संबंधित पूछे जाते हैं। ठीक है, तो जो हमारे पास जो टोटल सिलेबस में है, तो एक बार मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, गद्य और पद्य। तो एक दिन हमने पूछा भी था कि ये गद्य और पद्य में से अगर ये पूछ लिया कि सबसे प्राचीन क्या है, गद्य या पद्य, तो क्या होगा उसका आंसर? कोई बता सकता है इसमें से? गद्य या पद्य में से पुराना क्या है? देखो, गद्य क्या होता है, जिसे हम बोलते हैं प्रोज। ठीक है, कोई कहानी की तरह लिखना। और पद्य क्या है? कविता, काव्य। तो पद्य पुराना है, कविताएं। जो हमारे वेद हैं, पुराण हैं, जितने भी प्राचीन ग्रंथ है, रामायण, महाभारत, सब कुछ, गीता, है ना, पद्य के रूप में लिखे गए। गद्य की शुरुआत भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा की गई थी, है ना? तो ये बहुत ही आधुनिक नया है। तो हमारे सिलेबस में जो है, देखो, कुल 11 राइटर और यहाँ पे 12 राइटर सिलेबस में दिए गए। 11 गद्य के हमें पढ़ने, 12 उसके पद्य के अंतर्गत। ठीक है, तो एक बार मैं उनके फटाफट आपको नाम बताता हूँ, तो आप नाम नोट कर सकते हो। ठीक है, जिनको नहीं मालूम है उन्हें भी सिलेबस पता लग जाएगा। ठीक है, मुंशी प्रेमचंद जो है, ठीक है, गद्यकार में राहुल सांकृत्यायन, संकृत्यायन, ठीक है, महादेव वर्मा, ठीक है, शिवानी, है? शिवानी का नाम यहाँ भी आ गया। गौरा पंत उपनाम है ये, है ना, गौरा पंत का नाम है। फिर है पीताम्बर दत्त, फिर इनकी आगे डिटेल पढ़ी जाएगी। पीताम्बर दत्त बर्थवाल है इनका पूरा नाम। ठीक है, हरिशंकर परसाई, शैलेश मटियानी। अब इन्हीं सिलेबस में से देखो, कई राइटर ऐसे हैं जो उत्तराखंड के से भी संबंधित है। ठीक है, उनमें से एक है शैलेश मटियानी, ठीक है, शेखर जोशी, मनोहर श्याम, मनोहर श्याम जोशी, नहीं वो इसमें नहीं है। ठीक है, मन्नू भंडारी, ठीक है, और एक इसमें रह गया हुआ है, इधर देख लो, इसमें हजारी प्रसाद। ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो ये 11 राइटर हो गए, देखो, गद्य के। ठीक है, अब मैं देखो इधर से बात करें, जयशंकर प्रसाद जी हैं, जिन्होंने छायावाद भी प्रारंभ किया। ठीक है, जयशंकर प्रसाद। और जो छायावाद के जो बाकी है वो भी इसी में है, केवल महादेव वर्मा गद्य में, बाकी इधर ही आएंगे। जैसे पंत जी, हमारे उत्तराखंड से, सुमित्रा नंदन पंत को पंत जी भी बोल देते हैं। ठीक है, निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी, तो मैं यहाँ पे केवल निराला लिख रहा हूँ। ठीक है, कबीर, ठीक है, सूर, तुलसी, इन सबके नाम में दास है ना, कबीर दास, सूरदास, तुलसीदास। ठीक है, रस खान, ये सब भक्ति से जुड़े हुए। मीराबाई। ठीक है, तो यहाँ तक का समय जो है इन पांचों का क्या है? कबीर, सूर, तुलसी, रस खान, मीराबाई। ठीक है, भक्ति का, भक्ति से ज्यादातर जुड़े हुए। अभी आगे डिटेल में आपको सब मिलेगा। फिर माखन लाल, ठीक है, माखन लाल चतुर्वेदी। अब इनके पूर्वजों ने, बोलते हैं, 4 वेदों का ज्ञान प्राप्त किया, इसलिए चतुर्वेदी इनको उपाधि मिली थी। और फिर इनका सरनेम आ गया। फिर है मुक्ति बोध, मुक्ति बोध। फिर है राजेश जोशी, मंगलेश डबराल। ठीक है, तो ये 12 हो गए। देखो,
11 और 12, तो 23 राइटर हमारे सिलेबस में ये हमें पढ़ने, ठीक है। तो इसमें देखो ये लिखवाने का मतलब क्या है कि आपको ये भी याद होना चाहिए कि भाई ये हमारे पद्य के सिलेबस में या गद्य के। जो व्यक्ति पद्य के सिलेबस में यानी उसकी कविताएं ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगी, गद्य के सिलेबस में तो उसके यानी कहानी, उपन्यास, नाटक, गद्य वाली विधा ज्यादा ध्यान रखनी है, ठीक है। तो ये है इसका मतलब। हाँ। तो जब भी आपको इन राइटर में से कोई उनकी डिटेल्स मिलती है हमेशा नोट करते जाओ। आपको हमेशा, क्योंकि जब हमें सिलेबस ही मालूम नहीं होगा तो हम क्या पढ़ रहे हैं, है ना। इसलिए सिलेबस सबसे पहले ध्यान रखो, फिर पढ़ते चले जाओ। अगर हम सिलेबस से बाहर पढ़ रहे, जैसे भारतेंदु हरिश्चंद्र, कई बड़े बड़े राइटर हैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी, जो है ही नहीं इसमें सिलेबस में, ठीक है ना। तो उन्हें हमें अज्ञेय है, वो नहीं है इसमें। तो जो है बस वही सीमित पढ़ना है, और इन्हीं का ही से हमें 3-4 प्रश्न निकल जाएंगे, ठीक है। तो आज हम जो है प्रेमचंद से शुरू कर देते हैं। हाँ, इनके जो महत्वपूर्ण बातें सारी गद्य। तो देखो सबसे पहले मुंशी प्रेमचंद, या इनका दूसरा नाम क्या है, धनपत राय श्रीवास्तव, ठीक है। ये भी लिख लो, धनपत राय श्रीवास्तव। वास्तविक नाम अगर पूछा जाए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो कथा सम्राट भी है, उपन्यास सम्राट है, इस वजह से ये महत्वपूर्ण है, ठीक है, ज्यादा। अब इनका जन्म बता सकता है कोई, जन्म कब हुआ था? 31 जुलाई 1880। देखो ये इतने बड़े राइटर हैं, इनका तो ग्रुप सी में मृत्यु भी पूछी जा चुकी है। ज्यादातर राइटर की मृत्यु के बारे में नहीं पूछते, लेकिन क्योंकि ये गद्य लेखकों में बहुत ऊपर स्थान है इनका, ठीक है। कहानी और उपन्यास में इनसे ज्यादा किसी ने बेहतरीन लिखे नहीं, इस वजह से इनकी मृत्यु भी महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो जन्म और मृत्यु दोनों याद कर लो। यह 8 अक्टूबर 1936, ये होगी इनकी जन्म और मृत्यु। अब देखो जो इनके कहानियां हैं वो 300 से ज्यादा है, ठीक है। कहानी संग्रह जो है इनके बहुत ज्यादा है, कहानियां, कहानी है इनकी 300 से अधिक। और जो उपन्यास है वो काफी बड़े हैं, उनकी संख्या 15 मानी जाती है। उपन्यासों की संख्या कम है लेकिन वो बहुत बड़े बड़े, और कहानियां हैं इनकी 300 से भी अधिक। तो जो महत्वपूर्ण है वही सिलेबस में हमारे मतलब हमें याद रखनी है, क्योंकि 300 तो हम पढ़ नहीं सकते, ठीक है। और ना वो सारी महत्वपूर्ण होंगी, तो जो ज्यादातर एग्जाम में रिपीट हो चुकी है, ठीक है ना। क्योंकि ऐसा नहीं प्रेमचंद केवल उत्तराखंड में पढ़े जा रहे हैं, ये तो पूरे भारत के मेन सिलेबस में है ना राइटर। तो सबसे पहले जो है इनकी हम कहानी विधा के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। हेडिंग आप डाल दो उसमें, प्रमुख कहानियां। एक तो आपने खुद ही अपने सिलेबस में बचपन में भी पढ़ा होगा, दो बैलों की कथा, हीरा मोती की जो कहानी है ना, दो बैलों की कथा, वहां से शुरू कर दो, ठीक है। दो बैलों की कथा, इसके बाद है नमक का दारोगा। अब जो छोटी छोटी इनकी कहानियों के नाम है वो मैं लिख देता हूँ, ठीक है। क्षमा, ठीक है, सौत, नशा, मैकू, ठीक है ना। देखो क्षमा, सौत, नशा और मैकू, मैकू भी एक अलग नाम है, ये सारे अलग अलग कहानियां हैं। बोलते हैं कि अभी ये जो व्यक्ति है वो यूपी का था, मैकू एक पहलवान था अपने समय का, और अभी तक जीवित है, ठीक है। प्रेमचंद की जो ज्यादातर कहानियां हैं वो वास्तविकता से जुड़ी हुई थी, तो इनकी कहानियों का एकमात्र ये व्यक्ति है जो जीवित है आज तक, मैकू। और अब तो बल्कि ये लगभग 100 साल का होने वाला, और अंधा भी हो गया है। लेकिन किसी जमाने में जब ये पहलवान था उसकी तब की कहानी है मैकू कहानी के अंदर। फिर है देखो मंत्र। तो देखो जो आपने पढ़ी होगी इनमें से वो तो आप कभी भूलोगे भी नहीं, बाकी आपको रटनी पड़ेंगी, ठीक है।
इधर नमक का दारोगा, सॉल्ट इंस्पेक्टर की कहानी जो कि बहुत प्रसिद्ध भी थी। अमृत, अलग्योजा, आभूषण, ईदगाह, एक्ट्रेस, कैदी, कायर। देखो वो कहानियां केवल पढ़ी जा रही है जो किसी न किसी एग्जाम में किसी न किसी स्टेट में पूछी गई, यानी कि वो ज्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। फिर इसके बाद है दो भाई, कहानी का नाम है दो भाई। आत्माराम, ठीक है ना। फिर इनकी है परीक्षा, नाम से भी इनकी कहानी है जो दो भागों में आई थी। परीक्षा वन और पब्लिक करके टू, परीक्षा वन परीक्षा टू, ये भी कहानी है, ठीक है। सवा शेर गेहूं, सवा शेर, एक शेर बोलते हैं कि 500 ग्राम एक लोटे के बराबर होता है, तो एक लोटा गेहूं लेके कैसे जो गरीब किसान था वो महाजन के चक्कर में फंस गया ब्याज के, और उसकी 3-4 पीढ़ियों ने सोचो वहां मजदूरी की, वहीं मर गए। तो ये बताया है उन्होंने कि पहले के जमींदार क्या करते थे, है ना। उसको पहले नहीं देने दिया, बोला अब देना आराम से, कई ऋतुएं बीत गई। फिर महाजन ने अपना खाता निकाला कि ये तो अब इतना हो चुका है, बढ़ते बढ़ते, है ना, चक्रवृद्धि पता नहीं क्या क्या लगाया। तो पहले ये सच्चाई थी, देखो वो लिखा है सवा शेर गेहूं में, ठीक है। तो इनकी कोई भी कहानी पढ़ने के लिए खाली समय है तो बहुत अच्छा है। वैसे तो कंपटीशन की किताबें इतनी है कि, है ना, आपको अभी वही पढ़नी है, उसके बाद पढ़ सकते हैं। ठीक है, एक कहानी है इनकी लैला। देखो एक नीति रचना है कि वो उधर निराला की है, लेकिन यहाँ पे लैला है, ये याद रखना है, ठीक है। अनुभव, ज्योति, जेल, गुरु मंत्र, झांकी। तो ये होगी इनकी महत्वपूर्ण कहानियां, ठीक है। अब लिखेंगे इनके, अब हेडिंग डाल दो उपन्यास। हाँ हाँ, अभी लेंगे हम उसमें, उसकी अभी तैयारी की जा रही है, तो उसमें अभी बता देंगे उसकी जानकारी, है ना, कि कब से उसको स्टार्ट करते हैं। अब हेडिंग डाल दो उपन्यास। देखो अगर ये वर्ड पूछ लिया कि उपन्यास जो शब्द है वो किस भाषा का है, उपन्यास, तो ये है बांग्ला का, ठीक है। तो जब भी देखो आपको मान लो कोई प्रेमचंद की रचना का लगाना है, गैस लगाना है, तो कहानी या उपन्यास में से लगाओगे। ये इनकी मुख्य विधा थी, कथा सम्राट, उपन्यास सम्राट, और उसमें से भी कहानी क्योंकि 300 है, तो वो हो सकता है ऐसी आ जाए जो आपने पढ़ी भी नहीं, हमने सुनी नहीं है, इसलिए, ठीक है। तो कहानी में भी लगा सकते हैं, उनकी कथाएं बहुत ज्यादा है। अब इनकी जो उपन्यास है, देखो जैसे गबन है, ठीक है, गोदान, इनका जो सबसे प्रसिद्ध उपन्यास है वो कौन सा है, सबसे प्रसिद्ध उपन्यास कौन सा है, कोई बता सकता है। हाँ, गोदान, ठीक है।
प्रतिज्ञा, ठीक है। गोदान के बाद था प्रेमा, निर्मला, वरदान, प्रतिज्ञा, रंगभूमि, ठीक है, कर्म भूमि, सृष्टि, संग्राम, कर्म भूमि एक रह गया, कर्म भूमि। अलंकार, और जो एक इनका अधूरा है वो कौन सा है? प्रेमचंद का पूछा जाता है, प्रेमचंद का अधूरा उपन्यास, क्योंकि जब उन्होंने आधा लिखा तो उनकी मृत्यु होगी, है ना? तो ये था मंगलसूत्र। तो मंगलसूत्र का ध्यान रखना है कि भाई मंगलसूत्र इन्होंने खरीदा, पहना नहीं सके, है ना? बीच में क्योंकि मृत्यु होगी तो ये अधूरा ही रह गया इनका, और अधूरा ही रहेगा क्योंकि कोई भी राइटर अगर इसे देखो पूरा नहीं कर सकता, क्योंकि उस इस तरह का कोई लिख नहीं पाएगा इस वजह से, है ना? तो प्रेमचंद के उपन्यास को पूरा करना मतलब उनकी बेइज्जती करने के समान है, इसलिए वो आधा ही रहेगा हमेशा। तो इसके इसमें लिख देना अपूर्ण, ब्रैकेट में लिख देना अपूर्ण। तो हर राइटर के कोई ना कोई अपूर्ण हो ही जाते हैं, क्योंकि लास्ट में अभी ये पता तो होता नहीं है ना मृत्यु कब है किसकी। और इनमें सबसे प्रसिद्ध हमने बताया था कि गोदान, तो इसे क्या बोलते हैं? कृषक जीवन का महाकाव्य, वो भी लिख लो, कृषक जीवन का महाकाव्य।